क्रिएट इंडिया, एजुकेट इंडिया, इस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे और स्टार पैनल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इंदौर। सर आप प्लीज मंच पर आए लैंप लाइटिंग के लिए। स्पेशल गेस्ट को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी, मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इंदौर। जो मेकिंग ऑफ इंडिया में एक अहम रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं, मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी। और पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि देश की जो टॉप एनआईटी है उसमें एमसीए कोर्स में एडमिशन के लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है निमसेट, उसमें लगातार 11वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आपकी एकेडमी से है और इस साल भी सबसे ज्यादा लगभग 412 सिलेक्शंस आपकी एकेडमी से हैं। सबसे पहले ये जो सक्सेस है, ये जो सफलता है, इसके पीछे की रणनीति या स्ट्रैटेजी या सोच क्या है कि यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति है? क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं, स्टूडेंट 13 से 14 घंटे आपके साथ बैठकर पढ़ाई करता है, लेकिन आज हम देखते हैं आज का यूथ मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब के बगैर रह ही नहीं सकता। अभी आपने जिक्र किया क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के साथ साथ आप देश प्रेम की भावना भी सिखाते हैं, राष्ट्रभक्ति का भी संचार करते हैं, तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है आपका? आप वन मैन आर्मी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कोई और फैकल्टी आपने नहीं रखी, कैसे कर लेते हैं आप? समझ रहे हैं जब तालियां बजती हैं तो जो आपकी सोच है, बेसिकली ये तालियां उसके लिए हैं, उस सोच को लोग सलाम करते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट की जब आज स्टूडेंट्स के बारे में बात होती है तो आपको लगता है कि उस ऑल राउंड डेवलपमेंट में गुरुकुल शिक्षा पद्धति अगर आप लागू करते हैं, जो आप करते ही हैं, तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट में कहीं बच्चा पीछे तो नहीं रह जाता? लेकिन जितना प्रेशर की बात होती है एजुकेशन सिस्टम में, हम देखते हैं बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर है 99.9%। ऑन अ लाइटर नोट जितेंद्र जी बताइए कि अगर आपका बस चले तो आप हम सबके मोबाइल फोन्स ले लेंगे ना? जब आपने इस थॉट प्रोसेस के साथ इस एकेडमी को चलाना शुरू किया तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आपके साथ, जो आपके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनीज में चले जाते हैं, उनके साथ यू आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद, कभी कभी बात होती है तो वो क्या कहते हैं? इसी विजन ऑफ न्यू इंडिया के लिहाज से जो आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, ये नई शिक्षा जो प्रणाली है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? लेकिन मैंने क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली की भी बात की, मुझे आप ये बताइए कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी को, जो कि डायरेक्टर हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इंदौर के। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी जो कि आज संपूर्ण भारत में एमसीए एंट्रेंस के क्षेत्र में नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमसीए कोर्स के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हर साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक और टॉप 100 रैंक में सर्वाधिक टॉपर देने के साथ ही संपूर्ण देश में प्रत्येक वर्ष सर्वाधिक सिलेक्शन जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से ही होता है। एक तो कांग्रेचुलेशंस आपको इन तमाम उपलब्धियों के लिए और स्वागत करती हूं आपका भारत 24 के मंच पर सर। और खास तौर से मुझे ये बताया गया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में वो गुरु हैं जिसने एक क्रांति ला दी है और उस क्रांति के लिए आपको जाना जाता है। आप डायरेक्टर हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इंदौर के और एमसीए एंट्रेंस के क्षेत्र में नंबर 1 कोचिंग संस्थान आपका है। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं, जोरदार तालियां स्वागत करते हुए जितेंद्र मिश्रा जी का। और पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि देश की जो टॉप एनआईटी है उसमें एमसीए कोर्स में एडमिशन के लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है निमसेट, उसमें लगातार 11वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आपकी एकेडमी से है और इस साल भी सबसे ज्यादा लगभग 412 सिलेक्शंस आपकी एकेडमी से हैं। सबसे पहले ये जो सक्सेस है, ये जो सफलता है, इसके पीछे की रणनीति या स्ट्रैटेजी या सोच क्या है?
सबसे पहले सभी को वंदे मातरम। और सबसे पहले मैं भारत 24 को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ, और श्रीमान जगदीश जी को, रूबिका मैम को और मनोज जी को, कि उन्होंने इतना आधार स्तंभ रखा और एक भारत को विश्व गुरु बनाने की जो चाह थी स्वामी विवेकानंद की, आचार्य चाणक्य की। और उसके बाद मैं कहते हैं लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ रहता है मीडिया। तो जितना जनता के बीच में जो खबरें दबंगता से प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भारत 24 की टीम को देना चाहता हूँ। थैंक यू। और आपका जो प्रश्न था, तो उसके महत्वपूर्ण ये कि जो एमसीए, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपके दर्शकों को कि एमसीए कोर्स क्या है। बेसिकली एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो देश के उच्च शिक्षण संस्थान जैसे एनआईटी, जेएनयू, बीएचयू, पुणे, एसयू, बीआईटी में बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करते हैं, उसके बाद देश के जो उच्च क्षेत्र हैं जैसे डिफेंस है, एविएशन है, एरोनॉटिक्स है, रोबोटिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन में वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। लेकिन एक सोच ये थी कि बच्चे जब आईटीज एनआईटी जाते हैं और राष्ट्र प्रेम के अभाव में जब वो वहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो विदेश के लिए पलायन करते हैं। तो उद्देश्य मेरा ये था कि बच्चे जब संस्थान में आते हैं तो उनको राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करते हुए शिक्षा प्राप्त करें। तो रणनीति मेरी ये रहती है कि वो जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है संस्थान में, भले वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं, पर हमारी जो पुरातन शिक्षा पद्धति है, गुरु वशिष्ठ के समय भगवान जब राम गुरुकुल गए थे, जबकि सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी अयोध्या में, तो राजा दशरथ ने उनको गुरुकुल में छोड़ा और गुरु वशिष्ठ ने पूरी शिक्षा पद्धति को एक लर्निंग प्रोसेस बनाया। उस लर्निंग प्रोसेस का ही परिणाम था कि जिस दिन भगवान राम का राज तिलक होना था, उस दिन अपने राज तिलक को छोड़ के वो वनवास को चुना उन्होंने, क्योंकि धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करनी थी। और मेरा जो पढ़ाई का अप्रोच रहता है, कंसेप्चुअल अप्रोच रहता है बच्चों को, क्योंकि 11th-12th में बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बेसिकली इसमें एमसीए कोर्स में मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट होते हैं। और मैथ्स बच्चों को शुरू से ही 11th-12th में एक फियर फैक्टर होता है। तो दैनिक जीवन के उदाहरण लेके मैं मैथ्स को समझाता हूँ। अगर उनको सर्कल बताना है तो मैं ये नहीं बताता कि सर्कल में सेंटर रेडियस क्या है, उनको बहुत दैनिक जीवन के रूटीन एग्जाम्पल लेके, कि उनको एक गाय का उदाहरण दिया कि गाय को अगर एक खूंटे से बांधो और जिस रस्सी से बांधो गाय को, गाय अगर उस रस्सी से दूर जाना चाहती है तो गोल गोल घूम रही, तो सेंटर नथिंग बट वो खूंटा नथिंग बट वो सेंटर है। वो गाय की जो रस्सी है वो कुछ नहीं, रेडियस है। और जो गाय गोल गोल घूमती है वो सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कल समझने में बड़ा आसानी हो जाती है, उनको फिर रेडियस कभी नहीं भूलता, सेंटर नहीं भूलता है और ना सर्कमफ्रेंस भूलता है। तो ये साथ में, चूंकि स्टडी आवर्स 14 आवर्स रहते हैं हमारे अकेडमी में, सुबह 7 बजे से बच्चा आता है, कोई हॉलीडे कोई छुट्टी नहीं होती है। तो उनको जो पौराणिक जितनी कथाएं, चाहे ध्रुव की कथा हो, प्रहलाद की हो, अभिमन्यु को हो, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से जब आज के भौतिक जीवन से जोड़ के गीता के 18 अध्याय के जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन सारी सुख सुविधाओं से लैस होने के बाद, गांडीव, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र थे, उसके बाद भी युद्ध होने के बाद भी वो मना कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के समाप्त किया। उसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ, जबकि प्रिपेयर होकर पहले आया था। लेकिन वो उसके बाद वो विहंगम कौरवों की सेनाओं को देख के घबरा गया। तो महत्वपूर्ण यह कि कोई भी व्यक्ति बहुत बेहतर कर सकता है। सवाल उठता है कि उसके अंदर वो विल पावर जगाने का, वो आत्मशक्ति जगाने का। अच्छा, अभी अभी आपने कहा कि आपके यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं, स्टूडेंट 13 से 14 घंटे आपके साथ बैठकर पढ़ाई करता है। लेकिन आज हम देखते हैं आज का यूथ मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब के बगैर रह ही नहीं सकता। 13 से 14 घंटे कैसे, किस पेशेंस के साथ आप बच्चे को बैठा कर रखते हैं कि वो निरंतर पढ़ाई कर सके? जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि बच्चा मोबाइल में क्यों जाता है, इंटरनेट, सोशल मीडिया में क्यों जाता है? आनंद प्राप्ति के लिए। उसको एक आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वो एडिक्ट हो जाता है। और आनंद तो किसी भी चीज में हो सकता है। मीराबाई को आनंद था भक्ति में, तो वो अमर हो गई। ध्रुव को आनंद था तो नारायण को वैकुंठ से बुला लिया। कहते हैं कि अगर ब्रेन मैपिंग बच्चों का किया जाए तो ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता बनाया जा सकता है, मीराबाई बनाया जा सकता है। और अगर ब्रेन मैपिंग किया जाए तो राम भी बनाया जा सकता है, रावण भी बनाया जा सकता है। गुरु कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। गुरु वशिष्ठ मिले तो राम मिले, गुरु सांदीपनी थे तो भगवान श्री कृष्ण मिले। लेकिन अगर उनको सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन अगर दिया जाए, बच्चे जब शुरुआत से 13-14 घंटे नहीं करता, मैं धीरे धीरे टाइम बढ़ाता हूँ। पहले बच्चों का टाइम 5 घंटे रहता है, फिर 7 घंटे होता है। तो पहले उनका मानस में तैयार करता हूँ। कहते हैं कोई बच्चा वीक या कमजोर नहीं होता है, मजबूत भी बन सकता है। सवाल उठता है जिस जमीन पे बोया गया वो जमीन कितनी तैयार है। तो फिर मैंने उनको मानस बनाते हुए सबसे पहले योग ध्यान प्राणायाम, हमारे यहाँ संस्थान की शुरुआत योग ध्यान प्राणायाम से होती है। माँ भारती की आराधना पहले होती है। मेरे यहाँ राष्ट्रवंदना, वेद वंदना के पहले राष्ट्रवंदना होता है। मेरा मानना है कि राष्ट्र ही सबसे बड़ा है। और अगर राष्ट्र के जो
सैनिक जो हमारे सुरक्षा प्रहरी अगर ये ना होते, कलयुग के भगवान तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, क्योंकि हमने भगवान राम को हम कह सकते हैं कि त्रेता में भगवान राम के रूप में देखा, द्वापर में कृष्ण के रूप में देखा, और कलयुग में हमने चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु सुखदेव के रूप में देखा। तो उनके राष्ट्र भक्ति का भावना भरते हुए पहले राष्ट्र आराधना होती है, उसके बाद वो योग ध्यान प्राणायाम करके अपने अध्ययन का कार्य शुरुआत करते हैं। मैं 2 घंटे की क्लास लेने के बाद उनको होमवर्क देता हूँ, वो 3 घंटे बैठ के उस होमवर्क को पूरा करते हैं और वही क्लासरूम वर्क रहता फिर है। उसके बाद धीमे धीमे आप उन आवर्स को बढ़ाते हैं और धीमे हाँ, धीमे धीरे- बच्चों को उसके हिसाब से आप ढालते हैं। अभी आपने जिक्र किया क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के साथ साथ आप देश प्रेम की भावना भी सिखाते हैं, राष्ट्रभक्ति का भी संचार करते हैं। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है आपका? क्योंकि आजकल तो हम कहते हैं कि आधुनिकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बदलते जमाने के साथ हमको बदलना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल सेटअप है। तो इसके पीछे की सोच क्या है आपकी? इसके पीछे की सिर्फ इतना सोच है कि बच्चे जो देश के उच्च शिक्षण संस्थान जैसे एनआईटी में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, वहां जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, शिक्षा सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए। वो शिक्षा किस काम की? जब समाज के कल्याण की कामना है, राष्ट्र के कल्याण की कामना है। कितनी विडंबना है कि शिक्षा का परिदृश्य पूरा बदल गया है। जहां स्कूल कॉलेज में राष्ट्रीयता के कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, वहां वैलेंटाइन डे, रोज डे मनाया जाता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि क्यों नहीं हम संसद में एक निर्णय पास करते हैं कि जब तक वो राष्ट्रगान नहीं हो तब तक कोई स्कूल कॉलेज चालू ना हो। राष्ट्रगान करने में आपत्ति क्यों रखी जाती है? थिएटर में क्यों लिखा जाता है कि राष्ट्रगान हो कृपया खड़े हो जाइए, और नहीं खड़े होने वाले को दंडित क्यों नहीं किया जाता है? तो ये संसद में निर्णय पास होना चाहिए। विल पावर तो किया जा सकता है, लेकिन संसद में निर्णय पास होना चाहिए। कोई भी स्कूल कॉलेज बिना राष्ट्रगान के नहीं होना चाहिए। कोई भी गलत गतिविधियां किसी भी कॉलेज स्कूल में नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर देशभक्ति जागृत करने के लिए राष्ट्रीयता के सारे कार्यक्रम, चाहे वो 15 अगस्त, 26 जनवरी के साथ साथ भगत सिंह की जयंती भी बनाई जानी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जानी चाहिए, ताकि बच्चा जब शिक्षित हो तो विदेश में पलायन न करे। आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बच्चे जाते हैं, मेरे को बड़े आश्चर्य होता है कि जब बच्चे फॉरेन जाते हैं, वहां से डिग्रियां लेके वापस आते हैं कोई बड़े पोस्ट में, तो यहाँ उनका हार फूल माला पहना के स्वागत किया जाता है। ये बात है कि आप फॉरेन रिटर्न हो। वो इस बात को एहसास नहीं किया जाता कि आप अपने माँ भारती के लाल होने के बाद भी अपने भारत में सेवाएं नहीं दे रहे हो, विदेश में सेवा दे रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि हर बच्चों को एक अब्दुल कलाम से सीख लेनी चाहिए। जो माननीय अब्दुल कलाम साहब थे, उनको कितना ऑफर आया पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने अपने भारत को चुना। उन्होंने बोला मेरा जन्म भारत के लिए हुआ है, भले आप मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना सकते हो, लेकिन मुझे भारतीय नहीं बना सकते। तो वो सोच होनी चाहिए कि इसीलिए मैं उनको राष्ट्रीयता का समावेश करता हूँ, ताकि शिक्षा जो है हमारे राष्ट्र के कल्याण में काम आए, समाज में काम आए, समाज के कल्याण में काम आए। और वो शिक्षा किस काम का? जो खुद के कल्याण के काम आए। तो बच्चे अपने मातृभूमि के प्रति अगर प्रेम रहेगा तो वो विदेशों में न जाके अपने देश में अपनी सेवाएं देंगे, और डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में देश को आगे ले जाएंगे। अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और राष्ट्र प्रेम के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है कि जब तक ये देश विश्व गुरु भारत तभी बनेगा, क्योंकि छात्र विद्यार्थी बना सकते हैं, विद्यार्थी नेता बनते, अभिनेता बनते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर देश प्रेम की भावना समाहित की जानी चाहिए, चाहे वो स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो, या इनफैक्ट जब हम ट्रेडिशनल टीचिंग से बाहर निकलते हैं, जब हम स्पेशल कोर्सेज में जाते हैं, वहां पर भी ये लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। और इसमें भी सोच बदलने की जरूरत है, जैसे कि आप एक बदलती सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप वन मैन आर्मी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कोई और फैकल्टी आपने नहीं रखी, कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, मैंने वन मैन आर्मी का कारण ये था कि मैंने कोई फैकल्टी नहीं रखी, सारे स्टूडेंट मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। कि बच्चा जब पहले दिन मेरे यहाँ आता है तो उसकी मेरे यहाँ काउंसलर भी नहीं है, काउंसलिंग भी मैं ही लेता हूँ। अच्छा। हाँ, पहले फर्स्ट डे टेबल में काउंसलिंग में लेता हूँ, ताकि उसको मैं देखता हूँ कि ये बच्चे के अंदर क्या कमियां है। सारे क्लासेस में खुद लेता हूँ। इवन जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेन में बिठाने से लेके एनआईटी में प्लेसमेंट से लेके उसके जीवन भर की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहती है, ताकि वो बच्चा भटके नहीं है। उसका कारण है, जैसे माँ अपने बेटे के साथ बेटे को बांट नहीं सकती है, शेयर नहीं कर सकती है, चाहे बेटे 2 हैं 10 हो, लेकिन वो परवरिश के लिए वो खुद करना चाहती है। उसको आप माँ का पोजेसिवनेस कह दें या आत्मिक प्रेम कहते हैं कि वो शेयर नहीं कर सकती। तो वैसे मैं बच्चों को अपने किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए लिमिटेड बच्चे ही पढ़ाता हूँ। मैं साल में सिर्फ 600 बच्चे लेता हूँ, लेकिन 600 बच्चों के अंदर कूट कूट के देशभक्ति और राष्ट्र भक्ति में भरता हूँ, ताकि वो जिस भी क्षेत्र में जाएं वो राष्ट्र को ना भूलें। और उद्देश्य एकेडमी का यही है कि वो अपने राष्ट्र को बेहतर उच्च आयाम पे लेके जाएं और बेहतर करें। देखिए, अभी जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रही थी तो आप समझ रहे हैं, जब तालियां बजती हैं तो जो आपकी सोच है, बेसिकली ये तालियां उसके लिए हैं, उस सोच को लोग सलाम करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के बदलते जमाने में भी आप उस ट्रेडिशनल सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चों को बेसिकली क्या सिखाना चाहिए स्टार्टिंग लेवल से ही, ताकि वो उनके अंदर समाहित हो सके। अभी मैं जब आपका इंट्रोडक्शन दे रही थी तो ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक
ये सब भी आप ही के एकेडमी से निकलकर सामने आती है। तो आप शॉर्ट रहते हैं कि जब भी इस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे तो आप ही की एकेडमी का परचम लहराएगा? उसका कारण है, देखिए, सही सोच में अगर आप चलते हैं तो ऐसा कहते हैं साक्षात ईश्वर आपकी मदद करते हैं। और सत्य धर्म के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा परेशानियां जरूर होती हैं। जैसे 14 आवर्स जब मैं बढ़ाता हूं तो कई बार मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि बच्चों को पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। फिर मैं समझाता हूं कि शुरुआत आपके घर से होना चाहिए। बच्चा जब तक राष्ट्र देश के बारे में नहीं सोचेगा और वो टाइम जो सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक में बिताता है, तो बच्चों को सही गलत का भाव कैसे होता है, फिर उनको समझ में आता है, बच्चों को समझ में आता है। और मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हर साल, आज लगातार 11 साल से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपनी अकेडमी से आ रही है। पूरे देश के जितने एनआईटी हैं उसके 80% जो रिजल्ट्स हैं, बल्कि 90% रिजल्ट अपने एकेडमी से रहता है। अपने एकेडमी से सारे बच्चे जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है को त्याग और समर्पण की जो भावना बच्चों के अंदर रहती है, वो सारी चीजों से दूर होते हैं, आइसोलेट होते हैं, मोबाइल से, इंटरनेट से, फेसबुक से। मैंने उनको बोला है कि वो सन्यासी जीवन होता है विद्यार्थी का। और विद्यार्थी का जीवन सन्यासी इसलिए होता है कि उसको गुरुकुल शिक्षा पद्धति का चलन क्यों था? भगवान राम के पास तो बहुत बड़े सम्राट था, राजा दशरथ के पास 10 दिशाओं के मालिक थे, ताकि समाज से दूर होकर, समाज में काम, क्रोध, मदलोभ सारी भावना रहती है। और समाज, एक बच्चा जब पैदा होता है समाज को अपने आप को सौंप देता है। समाज जैसा बनाता है बच्चा वैसा बन जाता है। समाज की बुराइयों से पहले बच्चों को दूर करा जाता है, गुरुकुल भेजा जाता है और गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है ताकि समाज की गंदगी को साफ कर सके। तो गुरुकुल ही बनाया है ताकि समाज से वो दूर रह के स्ट्रांग बन सके और समाज को बेहतर भारत दे सके। लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट की जब आज स्टूडेंट्स के बारे में बात होती है तो आपको लगता है कि उस ऑल राउंड डेवलपमेंट में गुरुकुल शिक्षा पद्धति अगर आप लागू करते हैं, जो आप करते ही हैं, तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट में कहीं बच्चा पीछे तो नहीं रह जाता? बिल्कुल पीछे नहीं रहता। आज पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे। आज इसरो में, श्रीहरिकोटा में बहुत सारे बच्चे अपने हैं, डिफेंस में, एविएशन में, एरोनॉटिक्स में, डीआरडीओ में, नासा में। इसके लिए तो तालियां बजती हैं। इसके लिए आप तालियों के हकदार हैं। जी। तो ये सभी जगह है। आप हमारा मिशन और विजन तो क्लियर है ना कि हमें भारत को विश्व गुरु पद पे स्थापित करना, लेकिन हमें साथ में बुराइयों से दूर रहना। किसी बच्चों को मैं मोबाइल, बच्चे जाके आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। मोर देन 5,000 बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में मेरे एकेडमी से हैं। तो आज माइक्रोसॉफ्ट का पूरा आधार स्तंभ खड़ा कर रखा है गूगल का। लेकिन मैं उनको यही समझाता हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनाने में जो अपना सहयोग देना है बच्चों को, तो पहले मोबाइल अगर हम उसको दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहे हैं, तो पहले उसको चलाने के लिए बच्चा योग्य हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वो अपना कीमती समय इन चीजों में देगा तो पहले वो अध्ययन कार्य में देते हैं। अध्ययन कार्य करने के बाद उस टेक्नोलॉजी को भारत के उत्थान में लगाते हैं। और अपना वो कीमती समय अगर सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल में लगाएंगे तो अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे, अपने माता पिता के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। और मैं तो उनको बताता हूं, पेरेंट्स का कितना कोऑपरेशन आपको? पेरेंट्स का 100% कोऑपरेशन रहता है। मेरे आने के पहले मैं रूल्स बताता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को पूरा अध्ययन में पूरा समय व्यतीत करना पड़ेगा। इन चीजों से आइसोलेट होना पड़ेगा जिन चीजों के कारण वो असफल हुए हैं। मेरे यहाँ दुनिया भर के असफल बच्चे ही आते हैं एक्चुअली में। 14 आवर्स कौन बैठेगा? जिनको सभी जगह ठोकरें मिल चुकी हैं, जो 11th 12th में फेल हो चुका है, जिसको लग रहा है मेरे सारे द्वार बंद हो चुके हैं, जिसको लग रहा है मैं 12th में आईटी क्लियर नहीं कर पाया, जो कई बार गलत मार्ग अपनाने लगते हैं। और वो कई सारे पेरेंट्स तो मेरे एकेडमी में इसलिए आते हैं कि सर सिलेक्ट हुआ तो नहीं हुआ, अच्छा इंसान जरूर बन जाएगा वो के माहौल में। तो ये जो आजकल लेकिन जितना प्रेशर की बात होती है एजुकेशन सिस्टम में, हम देखते हैं बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर है। 99.9%, 98.9 आ गए तो समस्या है। तो ये प्रेशर कैसे आपकी एकेडमी में एक, क्या इनके लिए भी बाकायदा प्रेशर हैंडलिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेज मेरे यहाँ होती देखिए हैं? 2015 का जो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक है वो 11वीं 2 साल फेल था, 12th में सप्लीमेंट्री थी, पूरा होप हो चुका था। मेरे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस कैसे पे करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स? मैं सबसे पहली बात ये है कि मैंने देखिए क्या होता है कि मनोविज्ञान, पूरा खेल जो टीचिंग का मनोविज्ञान का है, ह्यूमन साइकोलॉजी इसको बोलते हैं। उस बच्चे के अंदर विल पावर पैदा करना है। सबको पता है ये गलत रास्ता है, सही है रास्ता है, पर जाता क्यों है गलत रास्ते पे? सवाल ये उठता है कि उस व्यक्ति के अंदर ये भावना भर देना कि तुम कुछ भी कर सकते हो और उसके पीछे लगना, मतलब एक बच्चों को बिलीव दिला देना कि बेटा तुम्हारा सब कुछ होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो बेहतर कर जाता है। मेरे यहाँ जितने भी ऑल इंडिया टॉपर अभी निकले हैं, कुछ दिन पहले ही आपके चैनल में ही उनका इंटरव्यू हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। जैसे एक बच्चा जिसकी 9th रैंक थी, वो 12th 2 साल रिपीट किया, 52% था, उसके पेरेंट्स ने रिपीट करा तो अगेन 52% बाद में 9th रैंक आई। फर्स्ट रैंक वाला भी पहले एकेडमी आने के पहले भटक चुका था सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक में। फिर मैंने आइसोलेट किया, मोबाइल अलाउड नहीं मेरे एकेडमी में, तो उनको योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा अर्चना के बाद उनको जो कथाएं, हम क्या होता है बच्चों के अंदर वो भावना जब पैदा होती है, जब ध्रुव के बारे में बताया जाता है कि हमारे यहाँ का बालक ध्रुव है, जैसे बैकुंठ से नारायण को बुला लिया था, प्रहलाद है, अब मन्यु है, तो ऐसे जब वीरता उनके अंदर भाव आता है,
अमेरिका और न्यूयॉर्क जैसे में कैरेक्टर थोड़ी गढ़ने पड़ते हैं, नकली कैरेक्टर की, ही मैंने सुपरमैन है, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जब वो भाव आता है, और उनका मैं ग्लोबल इंप्रूवमेंट के लिए पर्सनल काउंसलिंग लेता हूँ, बच्चों को मनोविज्ञान ट्रीटमेंट देता हूँ, उनको पाश्चात्य में मिली हुई जो असफलता है पीछे, जो 9th 10th में 11th 12th में मार्गदर्शन में, मेरा मानना है कि कोई बच्चा भी कमजोर नहीं होता, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और ना लाइटर नोट जितेंद्र जी बताइए कि अगर आपका बस चले तो आप हम सबके मोबाइल फोन्स ले लेंगे ना? नहीं, लक्ष्य के लिए जब हम अगर किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं फोकस होके, आप लोगों के लिए मोबाइल फोन ये है कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल सही या गलत तरीका आप समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे जब अध्ययन कर रहे होते हैं वो पूजा की तरह है, भक्ति की तरह है। लेकिन आजकल तो बच्चे कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एक दूसरे से, फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, तो वो एकदम कट ऑफ हो जाता है। या आपकी एकेडमी में एक पर्टिकुलर बच्चों की हम कहते हैं ये स्क्रीन टाइम है, आधा घंटा स्क्रीन टाइम, एंट्री नहीं मिलती, मोबाइल फोन लेके एंट्री नहीं मिलेगी, मोबाइल फोन लेके आ ही नहीं सकता, ना मोबाइल फोन है, ना पेरेंट्स से भी नहीं मिल सकते हैं, परिवार से नहीं मिल सकते, आइसोलेशन, कंप्लीटली आइसोलेशन। उसका रीजन है, आज भगवान श्री राम को जब छोड़ने गए थे राजा दशरथ, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया था कि 14 वर्ष तक आप लोग माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और राजा दशरथ भी मिलने नहीं आएंगे। बड़ा बुरा लगा राजा दशरथ को, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, उनको लगा बड़े निर्दयी हैं गुरुदेव। 14 वर्ष पहले गया था तो नॉर्मल बालक था, लौटे तो राम थे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब आपने इस थॉट प्रोसेस के साथ इस एकेडमी को चलाना शुरू किया, तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आपके साथ के लोगों ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, और एकेडमी तो खैर है ही अच्छी, जहां से बच्चे अच्छा पढ़ के निकलते हैं और रैंक्स हासिल करते हैं, तो हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा आप वन मैन आर्मी है, आपने कभी किसी फैकल्टी को भी नहीं रखा, तो ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा हो आपके साथ जुड़ने के लिए? हाँ, कई सारे ग्रुप जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनकी भावनाएं मुझे पवित्र नहीं लगी, और मैंने कहा ना कि अगर मैं इतना ज्यादा पोजिशन है मेरा कि संडे मंडे हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, दीपावली, राखी, होली, हमारे यहाँ एक ही त्योहार जो त्योहार मनाए जाते हैं, शहीद भगत सिंह और पुलवामा जो सैनिक शहीद हुए उनकी बरसी हम मनाते हैं, और 26 दिन 15 अगस्त का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जब रिजल्ट आता है वो सेलिब्रेशन रहता है। मैं अपने परिवार का समय बच्चों को दे दिया, मैं भी 14 घंटे रहता हूँ, मैं सुबह 7 बजे से 9 बजे, मेरे यहाँ मैंने 21 साल में क्या संडे मनाया क्या मंडे मुझे याद ही नहीं है। मेरे फैमिली, मेरे बच्चे भी वहीं पले बड़े वही बच्चों ने बड़ा किया। जब छोटा था शानादे तो उन्होंने गोद में लेके बच्चों को बड़ा किया। मैडम भी पूरे टाइम एकेडमी में रहती हैं। हमारे यहाँ दीपावली, राखी, होली कोई छुट्टियां नहीं होती है। और यकीन नहीं मानेंगे, अभी 6 तारीख को हमारे यहाँ विदाई थी बच्चों की, अभी एनआईटी में काउंसलिंग हो गया, एनआईटी अलॉट हो गया, तो टेबल चेयर बच्चे पकड़ पकड़ के रोने लगते हैं जब विदाई होती है कि सर 20 महीने हम आपके साथ बिताए और जा रहे हैं, तो हम इस जगह को हम विदा कैसे हो पाएंगे। बच्चे 20 साल तक चाहे कहीं दुनिया किसी कोने में हो, एकेडमी अगर आप पहले ढूंढ देते हैं, एकेडमी आते हैं, जब वो एनआईटी से आते हैं फिर अपने घर जाते हैं, तो एक आत्मीयता अलग ढंग से बन जाती है। उनको लगता है कि हमारे परिवार के, हमारे माता पिता की भूमिका में सर है, उनके पेरेंट्स। ऐसे ऐसे बच्चे जो 2 रुपए सैकड़ा में फीस उनके पास नहीं थी जमा करने के लिए, बाद में बताते हैं बच्चे, तो सोयाबीन बेच के 2 रुपए सैकड़ा में फीस की व्यवस्था करके आए, एनआईटीज में फीस भरा, आज वो 3-3 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, वर्ल्ड की टॉपमोस्ट कंपनी में है, अमेजन गूगल हेडक्वार्टर में है, पूरा गूगल को रन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और नहीं, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन जैसे जो आपके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनीज में चले जाते हैं, उनके साथ यू आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद, कभी कभी बात होती है, तो वो क्या कहते हैं? क्योंकि बिल्कुल आपने तो अलग ट्रेंड से उनको पढ़ाया, और आज जहां पर वो है वहां पर अलग कल्चर होगा, बाहर निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि गूगल, आप पता कर लीजिएगा, गूगल में जो बैंगलोर में जो गूगल का ऑफिस है, हैदराबाद में ऑफिस है, पहले 26 जनवरी 15 अगस्त को बंद हुआ करता था। अब बच्चे वहाँ तिरंगा फहराते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मेरे यहाँ कोई नहीं बोलता, रूल है। आप अभिवादन करेंगे तो वंदे मातरम बोलते हैं, उनको अपना हिंदुस्तान का कल्चर बताते हैं, और हिंदुस्तान को, उनके दिलों में हिंदुस्तान है। देश के जितने भी बड़े बड़े फील्ड हैं, चाहे वो मैंने बताया कि इसरो हो, रॉ हो, DRDO हो, इंडियन आर्मी हो, डिफेंस हो, और इसरो, वहाँ सभी जगह बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए अपने परिवार को, अपने समाज को, रूरल एरिया से, कोई बच्चे हरदा का है, कोई टिमरनी का है, कोई रतलाम का, कोई यूपी का, बिहार का, सहरसा का, पूर्णिमा, बहुत मतलब बहुत छोटे छोटे एरिया है जहाँ से बच्चे जब आते हैं, दरभंगा बिहार है, कानपुर हो गया, या फिर सुल्तानपुर, बहुत छोटे छोटे जगह से बच्चे आते हैं। लेकिन आपकी एकेडमी में आने के बाद सब समान हो जाते हैं? हाँ, समान हो जाते हैं। मेरे यहाँ समान सबसे व्यवहार है, और सारी चीजें हमारे यहाँ का यूनिफॉर्म ही है कि बच्चे सभी लोग अपना भारतीय का बैच लगाते हैं, और भारत पहले है, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रीय देव है, और राष्ट्र वंदना के बाद ही वेद वंदना होना चाहिए। ये आचार्य चाणक्य ने जो नारा दिया था कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो बस उसी में चंद्रगुप्त में तैयार कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी भारत विश्वगुरु के पद पे स्थापित होगा, और हो गया है, क्योंकि आज जो विदेशों से लोग जो भारत से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और जिस प्रकार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो शिक्षा का भी, नई शिक्षा नीति जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं कि उस भाषा में व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए जिस भाषा में वो सपने देखता है, जिस भाषा में वो बात करता है, जिस भाषा में घर वालों संवाद करता है।
आज अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। लॉर्ड मेकाले जाते जाते बोला था कि हम तो भारत आजाद कर देंगे, अंग्रेज चले जाएंगे तो अंग्रेज तुम्हारे ऊपर से नहीं जाने देंगे। तो इस चीज को चेंज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति जो अपनाई है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये बस बड़े यशस्वी सोच है और आज भारत को देखने का तरीका पूरे विश्व को अलग हो गया है। नहीं, इसी विजन ऑफ न्यू इंडिया के लिहाज से जो आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, ये नई शिक्षा जो प्रणाली है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दूसरा, क्या आपको लगता है कि इसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं? तीसरा, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, तो इसके हिसाब से हम कितना सक्षम है विश्व गुरु बनने की तरफ? देखिए, विश्व गुरु बनने में हम तो पहले भी सक्षम थे, आज थे, सिर्फ नीतियां बदली, सत्ता वो गलत हाथों में थी। मैं इसमें पूरी दबंगता से बोलूंगा कि ऐसा था कि एक ध्रुवीकरण करना की चीजों को, शिक्षा को एक मजाक बना दिया गया, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को मजाक बना दिया गया, राजनीतिक अड्डा बना दिया गया। तो वो नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि कोई बच्चा अगर स्कूल कॉलेज में जा रहा है तो पहले राष्ट्रगान हो, उसके बाद शिक्षा स्टार्ट हो। सिलेबस में बदलाव के भगत सिंह के पन्ने क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के पन्ने क्यों नहीं जोड़े जाते हैं? जब तक हम अपना इतिहास नहीं समझेंगे, वर्तमान कैसे सुरक्षित रखेंगे? क्यों हो रहा है ये राष्ट्र प्रेम के अभाव में हो रहा है। देखिए, राष्ट्र प्रेम के अभाव में वो डायरेक्टर्स हो, सारी चीजें ऐसी, प्रोफेसर अपनी सैलरी लेके छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन गुरु का उद्देश्य ये है कि जिस राष्ट्र में, जिस वतन में वो बालक पैदा हुआ, पहले उस राष्ट्र के लिए हो, पहले वो राष्ट्र के लिए करे, समय मिले तो समाज के लिए करे, थोड़ा बहुत जान बच जाए तो अपने परिवार के लिए करे, फिर जान बचे तो अपने लिए करे। पहले भावना ये होती थी। अब तो बच्चा बस अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, सैलरी लेता है, अगर अमेरिका से ऑफर आए तो अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाता है। उस माँ को जिसने दूध पिलाया, बड़ा किया, पाला पोसा, बस उस माँ को छोड़ के नई माँ जब मिल जाती है अमेरिका की, तो आप वहां चले जाते हो। इस चीज में विरोध में हूँ। और इस चीज के विरोध में जब वो आता है तो यहाँ के लोग स्वागत करके उसको मान सम्मान देते हैं। तो मान सम्मान नहीं देना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि अपनी माँ को छोड़ के आप भारत में कैसे, भारत को में सेवाएं देने के लिए आप विदेश में क्यों जा रहे हो? भारत में आपको सेवाएं देना चाहिए। तो आप भारत तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता है, हम कितनी ताकत लगा दें, जब तक विद्यार्थियों में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि विद्यार्थी ही तो नेता विनेता राजनेता बनते हैं। वो राष्ट्रीय भावना का जब तक संचार नहीं होगा, मैं इसमें पेरेंट्स को भी दोषी ठहराऊंगा। हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है ना, और वे बताते हैं ये माँ देवी है, माँ दुर्गा देवी है, हनुमान जी महाराज है, या वे बताते हैं चक्रधारी भगवान विष्णु हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि उनके साथ ही पिस्टल लगे हुए चंद्रशेखर आजाद हैं? उनके फोटो भी बगल में होना चाहिए। मतलब देव स्थान पे देवताओं के फोटो के साथ साथ क्रांतिकारियों के फोटो होना चाहिए। तब उनको गर्वान्वित महसूस होगा कि क्रांतिकारियों के जो फोटो इसलिए है कि ये भी हमारे भगवान है। और माँ भारती की भी पूजा होना चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ। तो छोटा बच्चा जब अपने धर्म को मानेगा तो उसको ये महसूस होगा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र है। और राष्ट्रीयता के परे अगर कोई क्वेश्चन करता है, राष्ट्रीयता के विरुद्ध में कोई क्वेश्चन करता है, तो वैसे ही लड़ जाएगा जैसे धर्म के नाम पे दंगे होने लगते हैं, वैसे राष्ट्र के नाम पे होने लगेंगे। दुनिया में एक उदाहरण मुझे आज तक नहीं मिला पूरे भारत के अंदर कि राष्ट्र के नाम में कोई भिड़लियां हों, बल्कि आपस में एक दूसरे में छोटी छोटी जातियों, छोटी छोटी बातों के बीच में दंगे हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्र को किसी ने कुछ बोला हो। कई बार ऐसी बातें सुनने में आती है जिन्होंने जितना बड़ा ये सारी चीजें हुई, मुझे बड़ा मन दुखता है कि इतने बड़े नेशनल लेवल के संस्थान में सारी चीजें होती हैं, उसमें भी राजनीति होने लगती हैं। बजाय देश को एकजुट होने के, ऐसे व्यक्ति को दंडित करने की जगह उनका सपोर्ट किया जाता है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए कि वहां पे सब कंपलसरी होना चाहिए कि सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाए जाने चाहिए। सिलेबस में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव के पन्ने जोड़ा जाना चाहिए। अकबर महान तो महाराणा प्रताप महान को भी पढ़ाया जाना चाहिए, मेरा ये बोलना है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक हम सिर्फ सपने देख सकते हैं, भारत को विश्व गुरु पद पे स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली की भी बात की, मुझे आप ये बताइए कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप एक बहुत डिफरेंट कल्चर की बात कर रहे हैं, जिसका परसेंटेज शायद बहुत कम होगा इंडिया में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो आपका उनको लेकर क्या कहना है, पेरेंट्स को लेकर भी और स्टूडेंट्स को लेकर भी? पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा, पहले तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा, माता पिता को, कि बच्चे को उसका धर्म बताने के पहले राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहिए कि भारत ही हमारा जो देश है, भारत माता सबकी माँ है। और साथ में अगर वो कुछ कर पाए तो अपने देश और राष्ट्र के हित में कर पाए कि जिस राष्ट्र में रहता है उसका जो घर है, उसका जो मोहल्ला, उसका जो गांव है, वो उसी भारत पे है। स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सफल सक्षम तब कहे जाएंगे आप दुनिया की कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर लें, विश्व के कितनी बड़ी कंपनी में जॉब कर लें, जब तक आपको आपका घर, आपका परिवार, आपके लोग सम्मान नहीं देंगे, सम्मान की नजर नहीं देखेंगे। आज हम स्वामी विवेकानंद की डिग्री कहाँ देखते हैं? आज भगत सिंह की डिग्री कौन पूछता है? लेकिन लोग उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना उठा लिया। आज अमेरिका के शिकागो में जाके भारत को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे भारत स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपनी राष्ट्रीय भावना तो ओतप्रोत होकर पूरे विश्व में भारत को रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल। और
इसी विजन ऑफ न्यू इंडिया को हम सलाम करते हैं, जो आपकी सोच है और उस सोच को आप इम्प्लीमेंट पूरी अपना 100% आप करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए और इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी बीच में मैं मंच पर मनोज जिज्ञासी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो सम्मानित करें मिश्रा जी को। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र मिश्रा जी। और देखिए, एजुकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम पढ़ें और आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम केंद्रित रहें। और जितेंद्र मिश्रा जी ने जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी, एंड थैंक यू पूर्णिमा। स्पेशल गेस्ट को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी, मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी, इंदौर। जो मेकिंग ऑफ इंडिया में एक अहम रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी मिस्टर जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी।